हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज जो करेंगे हम लोग बेसिकली फर्स्ट बुक के जो लास्ट चैप्टर करें, क्योंकि फर्स्ट बुक में 3 ही चैप्टर करें। चैप्टर का नाम है यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। बिना टाइम वेस्ट के फटाफट हम लोग एमसीक्यूज पे चलते हैं, बहुत जल्दी रिवीजन करना है हम लोगों को। तो पहला ही जो हमारा क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन डाला हुआ है कि कह रहा है कि यूएन वाज अ फाउंडेड अ सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशन। में पता ही है कि 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उसके बाद देश को महसूस हुआ था कि कोई ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। यूएन बनाया गया, लीग ऑफ नेशन बनाया गया। बट लीग ऑफ नेशन होने के बावजूद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में हुआ, तो देश को समझ में आ गया कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उतना सक्सेसफुली काम नहीं कर रहा है, उसको हटा दिया गया। उसके जगह पे एक और जो बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन जो काफी स्ट्रांग हो, ज्यादा अच्छे से काम कर सके, तो किसको बनाया गया? यूनाइटेड नेशन को बनाया गया। इट वॉज स्टैब्लिश इन 1945 इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेट अप थ्रू द साइनिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर। कितने मेंबर के द्वारा? 51 देशों के द्वारा साइन किया गया। इट ट्राई टू अचीव व्हाट द लीग कुड नॉट बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर, कि जो लीग ऑफ नेशन नहीं कर पाया उसको अचीव करने के लिए बनाया गया। यूएन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कि प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड फैसिलिटेट कॉपरेशन अमंग द स्टेट, कि आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको खत्म करके आपस में देशों के बीच में कॉपरेशन लाया जाए। इट वॉज फाउंडेड विद द होप दैट इट वुड एक्ट टू स्टॉप द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज escalating into war and if war broken out to limit the extent of hostility। कि भैया अब सबसे पहले तो काम किया कि वॉर को होने ही ना दे जाए। अगर मान लीजिए कभी वॉर हो भी जाए तो उसकी लिमिटेशन, एक दायरा निश्चित करना। ये नहीं कि अनलिमिटेड चला जा रहा है देश, उसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, तो उसकी लिमिट को करना। दूसरा है कि फर्दर मोर सिंस कंफ्लिक्ट ऑफन अरोज फ्रॉम द लैक ऑफ द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, की जो बेसिकली लड़ाई झगड़े होते हैं वो कहां पर ज्यादा होते हैं? जहां पे लोग सोशली और इकोनॉमिकली डेवलप नहीं होते, गरीब लोग ज्यादा आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं। तो हमने आसपास भी देखा होगा। द यूएन वाज इंटेंड टू ब्रिंग कंट्रीज टुगेदर टू इंप्रूव द प्रोस्पेक्ट ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो चाहते क्या है कि भैया देश में जो देश लोगों को सोशल इकोनॉमिकली डेवलप किया जाए सभी देश में को, ताकि वो आपस में ज्यादा पीसफुली शांति से रह सके। इसीलिए यूनाइटेड नेशन को बनाया गया था। चलिए, कह रहे हैं कि डैश वाज द फाउंडेड एज अ सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन का जो सक्सेसर कौन था? हमें पता ही, यूएन। अभी पहले ही लाइन में बोला था कि यूएन जो उसका सक्सेसर है। द यूएन वॉज स्टैब्लिश इन द ईयर, कब बनाया गया यूएन को? 1945 में। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके कुछ दिनों के बाद ही उसी साल इसको बना दिया गया। यूएन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड टू फैसिलिटेट कॉपरेशन अमंग द स्टेट। ये मेन उसका उद्देश्य है कि देश आपस में लड़े नहीं, एक दूसरे को कॉपरेट करे। हाउ मेनी स्टेट साइन सेटअप द ऑर्गेनाइजेशन में देखा कि 51 देशों के द्वारा इस चार्टर पे साइन किया गया था। कह रहा है कि हाउ डू ऑफन कॉन्फ्लिक्ट अराइज। कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली क्यों ज्यादातर होते हैं? लैक ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जहां पे लोग डेवलप सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं वहां पे लोग ज्यादा लड़ाई झगड़े करते हैं। नेक्स्ट है केस बेस्ड स्टडी की आईएमएफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट ओवरसी द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड रेगुलेशन दैट एक्ट द इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं। द आईएमएफ के कितने मेंबर है? 189 मेंबर कंट्रीज है एज ऑन डेट का 2016 तक की बात है। बट दे डू नॉट एंजॉय द इक्वल से। द टॉप ऑफ द 10 कंट्रीज हैव मोर देन 52% ऑफ वोट्स। दे आर द G8। जो G8 के मेंबर्स इसमें यूएस, जर्मनी, जापान, फ्रांस, यूके, इटली, कनाडा, रशिया, चाइना, सऊदी अरब। यूएस अलोन हैज 16.54% वोटिंग राइट। यानी कि यहाँ पे 1 कंट्री इक्वल टू 1 जो वोट है, इक्वालिटी है, वो तो यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। केवल 10 देशों के द्वारा जो है 52% की वोटिंग राइट्स है। बाकी में सोचिए इतने सारे देश आते हैं, तो आप समझ सकते हो कि अमीर देशों का दबदबा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में तो बना हुआ है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द आईएमएफ। आईएमएफ है क्या? कह रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ओवरसी दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन दैट एक्ट एज इंटरनेशनल लेवल। तो यही इसका बिल्कुल सही होता है, क्योंकि अभी हमने उसकी डेफिनेशन को देखा है कि फंड इज ए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट ओवरसीज द दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेट एक्ट एज ए इंटरनेशनल लेवल। तो हमने अभी देखा इसका आंसर जो है वो ए होता है। नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट अबाउट द मेंबरशिप ऑफ द वोटिंग प्रोसीजर टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके बारे में बताना है कि मेंबर्स जितने हैं उनका वोटिंग प्रोसीजर क्या है। कि आईएमएफ हैड 189 मेंबर कंट्री बट दे डू नॉट एंजॉय एनी इक्वल से। ये 189 मेंबर तो है बट इक्वली सभी को राइट नहीं है वोटिंग का। अकेले यूएस के पास 16.54% वोटिंग राइट है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। दूसरा भी देख लेते हैं, आईएमएफ है 189 बट दे आर इंजॉइंग द इक्वल राइट। ये तो बिल्कुल गलत है। यूएस अलोन है 16.54% वोटिंग राइट बिकॉज द परमानेंट मेंबर कंट्री द सिक्योरिटी काउंसिल। तो भैया फर्स्ट जो है स्टेटमेंट वो ज्यादा
वाजिब लगता है, ठीक लगता है, इसमें ज्यादा ठीक से बता रखा है कि टोटल इतने 189 मेंबर है, बट सभी को इक्वल वोटिंग नहीं है, अकेले यूएस के पास इतना परसेंट वोटिंग राइट है। कह रहा है कि व्हाट वाज द यूएसए अलोन हैड 16.54% वोटिंग राइट, अकेले यूएस को भैया इतना ज्यादा पावर क्यों दिया गया है? तो इसका आंसर है कि द यूएस अलोन हैड इतने परसेंट वोटिंग राइट बिकॉज द पुअरेस्ट कंट्री, तो बिल्कुल ही गलत है, पुअरेस्ट तो है ही नहीं। यूएस अलोन हैड 16.54% बिकॉज द रिचेस्ट मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द यूएस फॉर मैक्सिमम ऑफ हिज फंड। दिस इज अ वेरी, ये लॉजिकल रीजन है कि अमेरिका जो है उसको सबसे ज्यादा वोटिंग राइट दिया गया है क्योंकि वो सबसे अमीर देश है और उसका फंड में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा उसी को ज्यादा वेटेज दिया जाएगा, कहीं ना कहीं ये जायज। विच आर द फॉलोइंग G8 मेंबर कंट्री, हमने देखा 10-8 ये थे और बाकी 2 देश जो बाद में चाइना और सऊदी अरेबिया। तो इसमें जो सही आंसर है यूएस, जर्मनी, देखिए 8 कितने G8, एक यूएस, जर्मनी, जापान, फ्रांस, यूके, इटली, कनाडा, रशिया, सऊदी अरेबिया और चाइना से बाद में दिया गया था। तो ये जो है बी है वो इसके मेंबर है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द वोटिंग परसेंटेज ऑफ टॉप 10 कंट्रीज, टॉप 10 कंट्री का कितना वोटिंग था, हमने देखा था 52% जो है अकेले 10 देशों को मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एमसीक्यू पे। द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैव डैश परमानेंट एंड डैश नॉन परमानेंट, कितने परमानेंट मेंबर है? 5 परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। तो फटाफट देखते हैं, 10 परमानेंट गलत है, डी 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। तो डी जो है वो करेक्ट है कि भैया 5 परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन, अभी यूएन का प्रेजेंट सेक्रेटरी कौन है? बान की मून रिटायर हो चुके हैं, कॉफी अन्नान ये भी हो चुके हैं, यूएन थॉन, एंटोनियो गुटेरस। इसमें जो आंसर डी दे रखा मत देखना, मैंने पहले भी बोला था आपको कि इसके आंसर को नहीं देखना है, जो मैं बोल रही हूँ उसको आपको देखना है। नेक्स्ट है द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन, यूएन का मेन उद्देश्य क्या है? कि टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी, बिल्कुल से। इट्स मेजर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, जी नहीं, इसका मेन एम क्या है कि पीस और सिक्योरिटी, शांति और सुरक्षा प्रदान करना। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर रिप्रेजेंटेड द जनरल असेंबली, जनरल असेंबली में कितने मेंबर है? 193 मेंबर है। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्म्ड है 1 जनवरी कब बना था? 1995 में, गेट को हटाकर। चेक विच इज नॉट एन एजेंसी ऑफ यूएन, इसमें से कौन सा जो है यूएन की एजेंसी नहीं है? यूएनडीपी बिल्कुल है, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएलओ भी है, जो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस है ये जो है एजेंसी नहीं है यूएन का। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया बिकम मेंबर ऑफ यूएन, इंडिया कब यूएन का मेंबर बना? जिस साल यूएन बना था 1945 में, 24 को बना था, इंडिया ने 30 अक्टूबर को ही ज्वाइन कर लिया था उसी साल। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज मींट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है? तो पता है हमको, बी यूनिसेफ जो है बच्चों के लिए ही काम करता है, उनके डेवलपमेंट के लिए। द ऑफिस ऑफ यूएन जनरल असेंबली का ऑफिस कहाँ पर है? यूएन जनरल असेंबली का न्यूयॉर्क में, मैंने बताया था कि जितने भी उसके ऑर्गन है वो सारे के सारे अमेरिका में है, एक जो है केवल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो हेग के अंदर है, बाकी सारे अमेरिका में ही है। नेक्स्ट है करेंटली इन 2016 में यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन कितने हुए थे? तो आंसर है 16 यूएन पीस ऑपरेशन हुए थे। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वीटो पावर इन द सिक्योरिटी काउंसिल, इनमें से किसको वीटो पावर है? इंडिया को नहीं है अभी तक, इंडिया कोशिश जरूर कर रहा है, पाकिस्तान ना है ना मिलेगा, ब्राजील को भी नहीं है, तो किसको है? अमेरिका को। नेक्स्ट है द यूनाइटेड नेशन वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू द हेवन बट सेव इट फ्रॉम द हेल, मैंने जब चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराए थे पहले भी मैंने बताया था कि किसके द्वारा कहा गया? डैग हैमरसोल्ड के द्वारा कहा, ये लाइन कही गई, आपके एनसीईआरटी बुक में आपको दिख जाएगा पहले ही पेज पे शायद। एक्सपेंड द आईएईए का इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी सेविंग, कि कोई देश जो है एटॉमिक पावर का इस्तेमाल सेफ्टी यूज करे, उसको देखने के लिए इसको बेसिकली बनाया गया है। कह रहा है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है पॉपुलरली उसको किस नाम से जाना जाता है? सुप्रीम कोर्ट, वर्ल्ड कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, इसको वर्ल्ड कोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, सबसे लार्जेस्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन कहां पर है? भैया जब कुछ भी ना पता हो तो आपके पास ऑप्शन दे रखा है यूएस। कह रहा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनजीओ, एनजीओ का फुल फॉर्म क्या है? नॉन गैजेट ऑफिस, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन या नन? तो आंसर है एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है कि द मोर वेटेज टू इंडियाज प्रपोजल फॉर परमानेंट मेंबरशिप इन द सिक्योरिटी काउंसिल, हमने देखा कि इंडिया बहुत दावेदार कर रहा है कि हमें तो मुझे तो बना ही देना चाहिए परमानेंट मेंबर, तो आखिर क्यों दावेदार कर रहा है? क्या वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इसीलिए? ऐसा कुछ नहीं, पाकिस्तान के पास भी है। लोकेटेड एशिया में? नहीं, पाकिस्तान भी एशिया के अंदर आता है। इंडियाज मेंबरशिप इन द यूएन, मेंबर और भी देश है। तो एक बेसिक रीजन है कि इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर एंड स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम, ये जो है इसका मेन रीजन हम कह सकते हैं।
नेक्स्ट है कि हाउ मेनी जजेस आर इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कितने जजेस है, 15, 16, 17 या 18? तो आंसर है 15 जजेस, 15 जजेस। और कितने टर्म्स के लिए? 9 ईयर्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सेक्रेटरी काउंसिल, इसमें से कौन से जो है वो परमानेंट मेंबर नहीं है? रशिया है, इंडिया नहीं है, चाइना फ्रांस भी है, तो इसका आंसर है इंडिया जो है वो नहीं है, बी ऑप्शन। द हाईएस्ट फंक्शनरी ऑफ यूएन इज कॉल्ड, यूएन का सबसे जो हाईएस्ट फंक्शनरी किसे कहा गया है? जनरल असेंबली को, सेक्रेटरीट को, सिक्योरिटी काउंसिल को। तो आंसर है उसको यूएन के जो हाईएस्ट जो विजिबल फंक्शन है, मेन फंक्शनरी, उसे सेक्रेटरीट को कहा गया है। नेक्स्ट है इसको मैच करना हमें, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल वो कौन सा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है? ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी वेलफेयर मेंबर कंट्रीज, सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी मेंबर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इमरजेंसीज। तो उसके साथ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ मॉनेटरी फंड फैसिलिटी। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपको किसके साथ मैच कर रहा है। देखिए पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? इकोनॉमिक एंड सोशल, इकोनॉमिक एंड सोशल जो है वो लुक इनटू द इकोनॉमिक एंड सोशल चीजों को देखता है। दूसरा आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या करेगा? आप बताइए, इंटरनेशनल रिसॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन दी अमंग मेंबर कंट्री के, जो भी देश उसके मेंबर है उसके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा उसको सॉल्व करेंगे। फिर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, अभी हमने देखा कि वो क्या करता है, जो एटॉमिक एनर्जी है, ऊपर देखते हैं रिजर्व, हाँ, कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटीज नहीं, लुक इनटू द इकोनॉमिक सोशल है, फैसिलिट प्रोवाइड रिजोल्यूशन डिस्प्यूट। तो इसका जो आंसर है आप लोग मुझे बताइएगा। आप बेसिकली देखिए इसमें ना याद कर लीजिएगा कि सिक्योरिटी काउंसिल क्या करता है, यूएन का जो हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी जो 5th है उसका आंसर फी है कि ये शेल्टर और मेडिकल हेल्प देता है ड्यूरिंग द इमरजेंसी में, किसको? हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमको पता है कि क्या करता है, कि जो फ्री ट्रेड है वो देशों के बीच में हो सके ये करता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो क्या करता है, अभी हमने देखा ऊपर कि ये देखता है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को। तो ये है, आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक सोशल काउंसिल क्या करता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या करता है, जो अपने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी तो पता ही है, सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, यूएन हाई कमीशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये पता होना चाहिए। वैसे इसका जो मैचिंग है वो आपको जो पीडीएफ जब मिलेगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इसमें दिखाने में। चलिए नेक्स्ट है कि मेक करेक्ट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो द वीटो पावर। वीटो पावर के बारे में बता रहे कौन सा सही है कौन सा? ओनली द परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल पोजेस द वीटो, बिल्कुल सही है, परमानेंट मेंबर को ही वीटो देने का अधिकार है। इट इज अ काइंड ऑफ नेगेटिव पावर, इट इज अ काइंड ऑफ करेक्ट एंड नेगेटिव पावर है। द सिक्योरिटी जनरल यूजेस हिज पावर वेन नॉट सेटिस्फाइड विथ डिसीजंस, नहीं है, ऐसी कोई पावर उसके पास है ही नहीं। वन वीटो कैन स्टॉल अ सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हाउ मेनी मेंबर कंट्री इन द यूएन, यूएन के अंदर भी हमने देखा कि 193 मेंबर इसके अंदर है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल मैंने बताया था ये एनजीओ है एक तरह से जो बेसिकली मानव अधिकार के लिए काम करता है। एनजीओ इंटरनेशनल, करेक्ट द एंड रीराइट कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है 7 परमानेंट मेंबर, गलत है, 5 परमानेंट मेंबर। अ मेजोरिटी ऑफ द परमानेंट मेंबर कैन, मेजोरिटी नहीं, ओनली वन ऑफ द परमानेंट मेंबर कैन, लिखा ना, मेंबर कैन वीटो एनी डिसीजन द सिक्योरिटी काउंसिल। कह रहा है कि हु हैज द राइट टू वोट इन द यूएन, यूएन में जो वोट देने का किसे राइट है? ईच मेंबर नेशन ऑफ द यूएन। ये यूएन की बात हो रही है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात नहीं। जब हम यूएन की बात करते हैं यूएन जनरल असेंबली की बात होती है कि हर एक देश को वोटिंग राइट है, बिल्कुल सही। ओनली 5 परमानेंट मेंबर को वोटिंग राइट नहीं, ओनली नॉन परमानेंट मेंबर को नहीं। तो इसका आंसर क्या? यूएन में जो है यूएन असेंबली की बात हो रही है कि हर एक देश को इक्वल राइट है, सभी को बराबर वोट देने का अधिकार है। द यूएन एजेंसी कंसल्ट विद द सेफ्टी एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को पीसफुली यूज किया जाए, किसका काम है देखना? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, अभी हमने इसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग ओवरसीज दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन दैट एक्ट द इंटरनेशनल लेवल, कौन काम करता है भैया ऐसा? आईएमएफ, अभी हमने देखा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग इज अ सजेशन फॉर बिकमिंग अ न्यू मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। आपको पता होगा जब कोफी अन्नान सेक्रेटरी थे तो उस टाइम पे एक डिसीजन चला था कि अगर नया परमानेंट मेंबर बनाया जाए तो उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, किसको बेस बना के न्यू मेंबर को उसमें परमानेंट मेंबर बनाया जाए? मेजर इकोनॉमिक पावर, ये तो बिल्कुल सही था। मेजर मिलिट्री पावर, मिलिट्री वाइज भी स्ट्रांग होना चाहिए। सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन यूएन बजट, यूएन के बजट में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए।
ये ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, सारी चीजें इसके अंदर होनी चाहिए। नेम कह रहा है एनी 2 मेंबर स्टेट ऑफ द यूरोपियन यूनियन हु वाज परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसमें कह रहा है कौन है यूरोपियन यूनियन के परमानेंट मेंबर। खैर अब यूरोपियन यूनियन में ब्रिटेन हट चुका है, इंडिया एंड ब्राजील यूरोप में आता ही नहीं, ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, देख रहे हैं आपको ये जो कार्टून है ड्राई फूड लिखा हुआ है, आई होप आपको एनसीईआरटी का बुक में ही है, देखो स्टारवेशन, हॉरर, शॉकिंग, ये सब आपको दिख रहा होगा। तो अब यहाँ पे नीचे क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। व्हाट टाइप ऑफ क्राइसिस डज द पिक्चर शो, इसमें जो पिक्चर दिखाया गया किस टाइप के क्राइसिस को दिखा रहा है। यूएन जनरल सेक्रेटरी, बिल्कुल नहीं। एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कि भैया एक्सेप्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं। इसमें दिखाया गया स्टारवेशन, भूखमरी दिख रहा है आपको, जेनोसाइड, लोग डरे हुए हैं, हॉरर है, ये जो है इस पिक्चर में दिखाया गया है। नेक्स्ट है कि स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यह भी आपके एनसीईआरटी की बुक में पहले ही पेज पे शायद है। तो कह रहा है व्हाट डज द पिक्चर रिप्रेजेंट, कि एक ह्यूमैनिटेरियन वॉर है, द मूवमेंट ऑफ पीस कीपिंग फोर्स, इट रिप्रेजेंट द यूएन अटैक ऑन लेबानन बाय इजराइल फोर्स, नन। इसका रिप्रेजेंट यूएन का जो रोल है, दिख रहा है आपको यूएन के जो पिक्चर्स बने हुए हैं और जो यूएन के सेक्रेटरी है उस टाइम पे उनके हाथ में प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो रिप्रेजेंट करे यूएन का रोल जो अटैक हुआ था लिबान पे बाय इजराइल फोर्सेस के द्वारा। कह रहा हु इज अ पर्सन बीइंग कमेंटेड इन द अबव पिक्चर, ये जो पिक्चर है उसमें दिखा रहे हैं, तो आपको पता है इसका जो आंसर है वो कौन है, यूएन सेक्रेटरी। नेक्स्ट कह रहा है स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग, ये आपको दिख रहा है पिक्चर, पहले भी मैंने इस पे बताया था, ये अपने मैप दिखा रहा है कि व्हाट डज द लोगो रिप्रेजेंट, क्या ग्लोबल प्रोग्रेस दिखा रहा है, इक्वालिटी इन द वर्ल्ड दिखा रहा है, इट शो द ग्लोबल मैप, दिख रहा है बीच में आपको वर्ल्ड मैप है, और एनसर्कल है इस पे ऑलिव लीव्स जो प्रेजेंट क्या करता है, पीस, शांति को दिखाता है, तो इसका आंसर है सी। ये वर्ल्ड मैप है और एनसर्कल है ऑलिव लीव्स जो कि शांति का प्रतीक है, यूएन भी शांति ही बेसिकली चाहता है। नेक्स्ट है स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो, ये भी आपको दिख रहा है, एक हाथ में जो भी यूएन है उसका पीस का हुआ है, ऑलिव जो लीव्स है उसका है, दूसरे में वॉर को दिखा रखा है। तो यूएन क्या स्टैंड करता है, वॉर को, बिल्कुल नहीं, वॉर नहीं दिखाना रहता है, कन्फ्लिक्ट को, पीस एंड आर्म रेस, ठीक है, पहले वो शांति की बात करता है, ठीक है, लेकिन अगर शांति से बात नहीं बनती तो उसके बाद दूसरा, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या उसकी पीस ही होती है। कह रहा है यूएन मोस्ट विजिबल फिगर है, रिप्रेजेंटेटिव जो हेड होते उसे क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी जनरल। इसमें ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट कौन है वो भी आपको अच्छे से करना है। कह रहा है टू एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जाऊंगी कि ह्यूमन राइट्स के दो एस्पेक्ट क्या है, सोशल और लीगल, नेचुरल और लीगल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, नन। इसका आंसर आप लोग मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। द ओरिजिनल मेंबर नेशन दैट साइन द चार्टर ऑफ यूएन, यानी कि जब ओरिजिनल यूएन बना था तो उसमें कितने देशों ने साइन किया था, तो इसका आंसर 51 देशों के द्वारा किया गया था। बट वेयर वर द हेडक्वार्टर ऑफ डब्ल्यूटीओ है, डब्ल्यूटीओ का जो हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, चैप्टर वाइज पढ़ाया था। कहते हैं नंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गन, प्रिंसिपल ऑर्गन मतलब मेन उसके कितने अंग है, तो 5 ऑर्गन है, ध्यान रखना, एजेंसी अलग चीज होती है, ऑर्गन अलग चीज होती है, ये आपको सॉरी 6 है प्रिंसिपल ऑर्गन। नेक्स्ट है विच ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन हैज चीज टू बी द ऑपरेशनल, विच ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन चीज टू बी ऑपरेशनल, इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ट्रस्टीशिप, ये सारी ऑर्गन की बात हो रही है, सेक्रेटरीट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल, तो इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ G8 ग्रुप, इसमें कौन सा जो मेंबर है G8 का नहीं है, जर्मनी बिल्कुल है, फ्रांस बिल्कुल है, इटली भी है, जो स्पेन है वो इसका मेंबर नहीं है। नेक्स्ट द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अभी मैंने बताया कि उसका कहाँ पे, द हेग, नीदरलैंड में है, और यही एक ऐसा मतलब ऑर्गन है यूएन का कि जो अमेरिका के बाहर है, बाकी जितने भी वो है सारे कहाँ पे, अमेरिका के अंदर ही है। कह रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ UNCTAD, इसका मेन पर्पस क्या है, इसका मेन पर्पस है कि प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड विद द व्यू ऑफ एक्सक्लेड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द डेवलपिंग कंट्री, कि किस तरह से डेवलपिंग कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट है किस तरह से उसको तेज किया जाए, बढ़ाया जाए। कहते हैं टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द यूएन जनरल सेक्रेटरी, यूएन जनरल सेक्रेटरी का टर्म कितने साल के लिए होता है, तो इसका आंसर है सी, 5 ईयर्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, से कौन सा जो है ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, फ्रेंच कम्युनिटी, अरब लीग ऑर्गेनाइजेशन, तो आंसर है एम्यूनिटी इंटरनेशनल। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन मीन फॉर द चिल्ड्रन, अभी बताया जो यूनिसेफ है वो बच्चों के लिए ही काम करता है, उनकी डेवलपमेंट के लिए।
नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेन्युइन कंटेंडर ऑफ बिकमिंग अ परमानेंट मेंबर। भाई जेन्युइन किसको इसका मेंबर बन जाना चाहिए परमानेंट? चाइना को वो ऑलरेडी है, फ्रांस को ऑलरेडी है, इंडिया, पाकिस्तान। पाकिस्तान को बनने का मतलब ही नहीं बनता, तो क्या होगा? इंडिया इसका करेक्ट आंसर। कह रहे करंटली 2016 में यूएन पीस कीपिंग ने ऑपरेशन स्टार्ट कितने किए? अभी मैंने बताया तो ऊपर की 16। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसमें बताने से पहले जो स्टैब्लिशमेंट है ह्यूमन राइट वो कब हुआ था? ये बाद में हुआ था। याल्टा कॉन्फ्रेंस, अटलांटिक चार्टर। तो सबसे पहले इसमें जो आएगा आपका अटलांटिक चार्टर 1941 में हुआ था। उसके बाद 9 फरवरी 1945 में याल्टा कॉन्फ्रेंस हुआ था। फिर जो है इंडिया ने यूएन ज्वाइन किया था। सबसे एंड में जो ह्यूमन राइट काउंसिल 2006 में बने थे। इसका आंसर है ये बी। इससे पहले क्या हुआ था? सी अटलांटिक 1941 में, याल्टा कॉन्फ्रेंस 45 में, बट फरवरी में हुआ था। इंडिया ने अक्टूबर में यूएन ज्वाइन किया और सबसे एंड में 2006 में ह्यूमन राइट काउंसिल स्टैब्लिश किया। इसमें भी कह रहा है कि अरेंज करना है फॉलोइंग द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। WTO 1995 में बना था। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये ह्यूमन राइट है तो सीधी सी बात है 2006 के बाद ही बना होगा। लीग ऑफ नेशन 1914 में बना था। वर्ल्ड बैंक 1944 में। तो पहले सबसे पहले क्या होगा? लीग ऑफ नेशन सी, फिर 1944 डी, फिर WTO 1995 और सबसे एंड में एमनेस्टी इंटरनेशनल, क्योंकि जो ह्यूमन राइट कमीशन बात है वो 2006 के में ही आया था। तो अब हम लोग फटाफट असर्शन और रीजन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पहला असर्शन रीजन हमें पता ही, वही 4 ऑप्शंस होंगे तो फटाफट हम कर लेते हैं। द वर्ल्ड बैंक वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन द 1944। बिल्कुल सभी मैंने बताया, वर्ल्ड बैंक जो है 1944 में क्रिएट किया गया। दो सोवियत यूनियन हैज कोलैप्स्ड। देखिए दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही है, लेकिन क्या आपस में कोई कनेक्शन है? बिल्कुल भी नहीं। समझ में आए? क्योंकि वो बना 1944 में, ठीक है वो सही है, और सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया। क्या मतलब है इनका आपस में? तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्या उसको एक्सप्लेन कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं एक्सप्लेन कर रहे। तो हमारा आंसर क्या होता है? बी, कि बोथ असर्शन और रीजन करेक्ट है, बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को। नेक्स्ट है हमारा कि जो यूएस एंड अदर वेस्टर्न अलायंस थे, कंट्री थे, वांट इंप्रूवमेंट इन द यूएन बजटरी प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल सही, यूएस और जितने वेस्टर्न कंट्री वो उसमें इंप्रूवमेंट चाहते हैं, उनके प्रोसीजर में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में। द यूएन कंसिस्ट ऑफ मैनी डिफरेंट स्ट्रक्चर एजेंसी। ये सही है कि यूएन के जो बहुत सारे जो यूएस और बहुत सारे जो वेस्टर्न देश है वो यूएन के बजटरी प्रोसीजर में काम में चेंजेस आते हैं। कह रहे यूएन के अंदर बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर और एजेंसीज है, तो उसी में वो चेंजेस चाहते हैं। तो ये सही है कि ए भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेन भी उसको वो कर रहा है। नेक्स्ट है सेशन द सिक्योरिटी काउंसिल। जो हमारा सिक्योरिटी काउंसिल है, देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स और 10 नॉन परमानेंट मेंबर। ये बिल्कुल सही है। कह रहा है चार्टर गिव द परमानेंट मेंबर प्रिविलेज पोजीशन टू ब्रिंग अबाउट स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड। उनको एक विशेष प्रिविलेज दिया गया, वीटो दिया गया, ताकि देश में वो स्टेबिलिटी को ले जा सके। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, और ऊपर के स्टेटमेंट को वो नीचे एक्सप्लेन भी कर रहा है कि भैया वो 10 जो है 5 परमानेंट, 10 नॉन, जो 5 होते परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट होते हैं, 5 को विशेष अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है कि असर्शन की वी शुड कीप इन माइंड। हमें क्या कह रहा है कि कीप इन माइंड इन द मेंबरशिप ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वाज एक्सपेंडेड फ्रॉम 11 to 15 1965। बिल्कुल सही है, जब बना था तब तो केवल उसमें 11 ही मेंबर थे। 1965 में आपको बुक में दे रखा है, इसको बढ़ाकर 15 किया गया, लेकिन परमानेंट को नंबर को नहीं छेड़ा गया, केवल जो नॉन परमानेंट थे 6 से उसको 10 कर दिया गया। तो ये सही है कि यूएन जनरल असेंबली मेंबर नाउ डेवलपिंग कंट्री, की कह रहे हैं यूएन जनरल असेंबली मेंबर जो है अब जो है ज्यादातर डेवलपिंग देश है। बिल्कुल सही है। तो बोलो तो असर्शन और उसको एक्सप्लेन भी ये कर रहा है। नेक्स्ट हमारा है कि असर्शन द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी है वो स्टैब्लिश हुआ था 1957। बिल्कुल सही, आप लोगों के एनसीईआरटी बुक में दे रखा, साइड में जो बॉक्सेस बने हुए उसके बारे में कह रहा है IEA टर्म्स डिड नॉट इंस्पेक्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड टू इंश्योर द सिविलियन रिएक्टर। ये गलत है, भैया इसका काम ही है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का कि देखना सेफ्टी यूज हो। तो असर्शन तो ठीक है, लेकिन रीजन जो है वो जो है बिल्कुल भी गलत हमें बताया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं असर्शन द बिगेस्ट डिसीजन हैज बीन on the functioning of the security council। the biggest discussion has been on the function of the security council। बहुत बड़ा डिसीजन हुआ था, ये भी सही है उनके फंक्शन पे। the organization was set up through the sign of United Nation Charter by 51 nation। ये भी बिल्कुल हमारा स्टेटमेंट ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन आपस में इनका कोई करेक्शन नहीं है। नेक्स्ट है कि यूएन क्रिएटेड अ पीसफुल बिल्डिंग कमीशन। बिल्कुल सही है। टू रीजन द प्रिवेंट वॉर्स, तो भैया बनाया है इसीलिए कहता कि वॉर को रोका है सके। तो जो असर्शन है उसको पूरी तरह से रीजन एक्सप्लेन कर रहा है। तो हमारा इसमें ए होगा, असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है।
और वो उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही है। इट सेट अप द रूल्स एंड ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड के लिए इसको बनाया गया था, तो हमारा इसमें क्या होगा ए, कि दोनों ही सही है और उसको एक्सप्लेन भी सही कर रहा है। नेक्स्ट है कि ओनली परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल पोजेस द वीटो पावर, बिल्कुल सी असर्शन, तो बिल्कुल ठीक है। कह रहा है वन वीटो पावर कैन शेल अ सिक्योरिटी स्टॉल अ सिक्योरिटी काउंसिल, तो कहीं ना कहीं ये भी बिल्कुल ठीक है कि उसको परमानेंट मेंबर को वीटो पावर देकर और एक ने भी नेगेटिव कर दिया तो भैया पूरा जो रेजोल्यूशन है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ह्यूमैनिटेरियन पॉलिसीज वर इम्प्लीमेंटेड बाय द मेन ऑर्गन्स, कह रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन पॉलिसी जो इम्प्लीमेंटेड है, जो मेन ऑर्गन्स है एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसी है स्प्रेड ओवर अक्रॉस द ग्लोब। नेक्स्ट कह रहा है कि द मेंबर ऑफ द यूएन जनरल असेंबली आर ऑटोमेटिकली द मेंबर ऑफ ऑल मेन प्रिंसिपल एंड स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसी। अब देखेंगे कि ये जो है जो कह रहा है कि जो भैया जो यूएन जनरल असेंबली का मेंबर होगा ऑटोमेटिकली सभी प्रिंसिपल ऑर्गन या स्पेशल एजेंसी का मेंबर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, आप आंसर को नहीं देखेंगे, ये आंसर सही नहीं है। ठीक है, तो हमारा यहीं पे सारा जो चैप्टर है यूएन का कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमने असर्शन रीजन भी कर लिया, देखा आपने पिक्चर बेस्ड भी कर लिया, केस बेस्ड स्टडी भी कर लिया, सिंपल एमसीक्यूज भी कर लिए। तो आई होप आप लोगों को पूरा जो चैप्टर है अच्छे से क्लियर होगा। इसके साथ हमारी जो फर्स्ट बुक है वो पूरी तरह से क्या होती है, कंप्लीट होती है। सारे चैप्टर जो है फर्स्ट बुक के हम लोग कर चुके हैं। अब कोशिश यही होगी कि सेकंड बुक जो है बहुत जल्दी बहुत तेजी से हम लोग स्टार्ट करें। अगर आप लोगों को फिर भी फर्स्ट बुक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी चीज पे एमसीक्यूज की वीडियो चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, बहुत जल्दी एग्जाम से पहले मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू।